तो स्टूडेंट्स अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 1 में 5 क्लास रख चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने चैप्टर ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस है, इसलिए हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेस से रिलेटेड रीड किया था कि आप लोगों के लिए बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला कंटेंट ही हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग का कंटेंट देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिजनेस प्रोसेस के कंटेंट पर कैटेगरी हम लोगों ने रीड करी थी, सपोर्ट, मैनेजमेंट और ऑपरेशनल। उसके बाद ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन तैयार किए थे। मीनिंग, ऑब्जेक्ट, C8, बेनिफिट 7 हम लोगों ने, और साथ ही में हम लोगों ने 8 स्टेप्स को रीड किया था। फिर हम पार्ट बी स्टार्ट किया था, उसमें एक क्लास हम लोगों ने रखा था रिस्क का, और रिस्क में 3 क्वेश्चन करे थे। रिस्क का मीनिंग हम लोगों ने करा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रिस्क हम लोगों ने रीड किया था। साथ ही में अगर याद आए तो पार्ट ए में हम लोगों ने सोर्स ऑफ रिस्क को रीड किया था, और उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिस्क को रीड किया था। टाइप्स ऑफ रिस्क में 3 तरह के रिस्क हम लोगों ने बोला था। बिजनेस रिस्क हमारे लिए होता है, बिजनेस रिस्क के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिस्क देखा था, और डेटा रिस्क हम लोगों ने रीड किया था। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास रखा था जिसमें हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को रीड किया था। 3 क्वेश्चन तैयार किए थे रिस्क मैनेजमेंट का मीनिंग, और कुछ रिलेटेड डेफिनेशन लाइक हम लोगों ने असेट पढ़ा था, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, एक्सपोजर, लाइकलीहुड, अटैक, काउंटर मेजर। और उसके बाद हम लोगों ने 5 पॉलिसी पढ़ी थी जिससे कि हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं। तो इन स्ट्रेटजी में हम लोगों ने टॉलरेट, एक्सेप्ट रिस्क, टर्मिनेट, एलिमिनेट द रिस्क, ट्रांसफर, शेयर द रिस्क, ट्रीट, मिटिगेट द रिस्क और टर्न बैक रीड किया था। अब आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे लिए इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमारे लिए आएगा कंट्रोल। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कंट्रोल। बेटा ना देखो, पार्ट बी हमारा चल रहा है। पार्ट बी में मैंने आपसे कहा था कि 4 क्वेश्चन तैयार करने, रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। 3 क्वेश्चन रिस्क में है, 3 क्वेश्चन बेटा रिस्क मैनेजमेंट में है, 6 क्वेश्चन कंट्रोल में है, और 3 क्वेश्चन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट में। तो ये थोड़ा सा लेंथी जाता है कंट्रोल। कंट्रोल में ना हम लोग बेटा एक तो कंट्रोल का मीनिंग देखेंगे, कंट्रोल का आईटी कंट्रोल, उसके बाद हमारा क्योंकि ऑटोमेटेड का है ना सारा कॉन्सेप्ट, इसलिए आईटी कंट्रोल के लॉजिक पर हम लोग स्टडी, पहले तो कंट्रोल का बेसिक मीनिंग, फिर आईटी कंट्रोल के लिए सारा रीड करेंगे, जिसमें आपका आईटी कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है, आईटी कंट्रोल कैसे अप्लाई किया जाता है, आईटी कंट्रोल के की इंडिकेटर्स क्या हैं। उसके बाद आता है इंटरनल कंट्रोल, ये 2 क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल के। ये 3 क्वेश्चन है बेटा आईटी कंट्रोल के, और एक है बेटा हमारे लिए मीनिंग ऑफ कंट्रोल का। तो हम लोग यहाँ मीनिंग ऑफ कंट्रोल देखेंगे। उसके बाद बेटा 3 क्वेश्चन आईटी कंट्रोल के रीड करेंगे। आईटी कंट्रोल पे बेटा एक तो आएगा आपका आईटी कंट्रोल का इंपॉर्टेंस, देन हमारे लिए होगा बेटा आईटी कंट्रोल के अप्लाई कैसे किया जाता है, और उसके बाद बेटा की इंडिकेटर्स क्या है इफेक्टिव आईटी कंट्रोल के। 2 क्वेश्चन हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल के आएंगे, इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट, इसमें एक ऑडिट का पार्ट आएगा ऐसे 315, ये आप ऑडिट में भी रीड करोगे, वही सारा सेम कंटेंट है। और इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन हम लोग रीड करेंगे। सबसे पहली चीज आती है ना सर, कंट्रोल क्या होता है। तो याद रखो कंट्रोल का मतलब पीपी होता है, या ट्रिपल पी आप लोग याद रख सकते हो। बेसिकली ना कंट्रोल का मतलब ट्रिपल पी होता है। ट्रिपल पी का मतलब देखो, कंट्रोल का मतलब रिस्क से बचाना, रिस्क का मतलब हम लोगों ने कहा था ना कि ऐसे इवेंट्स जो कि हमारे लिए प्लान्ड और एक्चुअल में बेटा इस कुछ डेविएशंस लेकर आते हैं, वो इवेंट जो कि हमारे लिए अनवांटेड बेटा लॉस लेकर आते हैं, उससे हम लोगों ने रिस्क कहा था। तो बेसिकली कंट्रोल वो पॉलिसी, वो प्रोसीजर, वो प्रैक्टिस है, मतलब वो पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन की, उसका प्रोसीजर, उसको काम में लेना बोले तो प्रैक्टिस, जो कि बेसिकली ना ये एश्योर करेगी कि आपको आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। और हम हमारी जो भी बेटा ना यहाँ पर इवेंट है उससे 3 काम करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, करेक्ट करेंगे। 3 बातें, एक तो बेटा हम रोकेंगे भी सही, पकड़ेंगे भी सही कि कहीं कोई कमी तो नहीं आ गई है, और आ गई तो हम लोग उस रिस्क को कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली कंट्रोल का मतलब बेटा हमारे लिए पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट आर डिजाइंड, ये किस लिए डिजाइन की जाती है, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। 100% एश्योरेंस तो कोई नहीं दे सकता, कंट्रोलिंग यूजर आईडी पासवर्ड भी डाल रहे हो, पर 100% तो है नहीं ना, कभी भी टूट तो सकता है ना, हैक तो किया जा सकता है। तो हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि हाँ भाई होगा नहीं।
that business objective are achieved and undesired event वही इवेंट है ना जो आप लोगों के लिए लॉस देंगे, जो आपके डेविएशंस लाएंगे प्लांट और एक्चुअल में, वो रिस्क। उन अनडिजायर्ड इवेंट को हम लोग प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। अनडिजायर्ड इवेंट है ना, कोई हमारा कोई और दूसरे अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना कर पाए, तो हम लोग उसे रोकेंगे। अगर बाई चांस कोई कर रहा है तो हम लोग उसे डिटेक्ट करेंगे, पकड़ेंगे, डिटेक्ट करने का मतलब। और अगर हमारे यहाँ पर सिस्टम में कोई खामी है कि नहीं यार अनऑथोराइज बंदा भी एक्सेस कर पा रहा है बिना यूजर आईडी पासवर्ड के, तो हम सिस्टम में करेक्टनेस लेकर आएंगे कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, उससे हम लोग कंट्रोल कहते हैं। तो देखो कंट्रोल की डेफिनेशन कैसे याद रखोगे। कंट्रोल इज defined as policy, procedure, practices and organizational structure that are designed to provide reasonable assurance that business objectives are achieved and undesired events are prevented or detected or corrected। उससे हम लोग कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल 3 टाइप का होता है, मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है और सेमी ऑटोमेटेड भी हो सकता है। सेमी ऑटोमेटेड का मतलब बेटा मैनुअल एंड पार्शियल दोनों मिलाकर हो सकता है। तो बेटा ना हमारे लिए कंट्रोल कैसा किया जाए, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। और कंट्रोल हमारे लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। कंट्रोल हमारे लिए मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटेड भी हो सकता है एंड सेमी ऑटोमेटेड भी हो सकता है। लाइक एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं परचेज टू पे का प्रोसेस। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ना 9 प्रोसेस रीड किए थे बेटा चैप्टर नंबर सेकेंड में, जहां पर हम लोगों ने परचेज टू पे के प्रोसेस को देखा था। एक बार मैं आपको वापस से गो थ्रू करा रहा हूँ, उसके बाद इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो परचेज का प्रोसेस हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, और 9 प्रोसेस हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले रिक्विजिशन आता है बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, देन हम लोग उस रिक्वेशन को एवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हम लोग कोटेशन मंगाते हैं, कोटेशन को एवेल्युएट करते हैं और परचेज ऑर्डर दे देते हैं। अब परचेज ऑर्डर देने के बाद बेटा हम लोगों को मटेरियल सब मिलेगा, तो मटेरियल रिसिप्ट आएगा, मटेरियल रिसिप्ट अलाइन करेगा बेटा हमारे लिए परचेज ऑर्डर से। ये मटेरियल हम लोग इश्यू कर देंगे, फिर परचेज इनवॉइस जनरेट करेगा, अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट ये इनवॉइस अलाइन करेगा मटेरियल रिसिप्ट से, फिर हम लोग बेटा ना पेमेंट कर देंगे वेंडर को और ये अलाइन करेगा बेटा परचेज इनवॉइस से। तो 9 प्रोसेस हम लोगों ने पढ़े थे। अब ये प्रोसेस है ना, यहाँ पर हम लोगों को कंट्रोल तो चाहिए ना कि कहीं गुड गलत तो नहीं आ गया, बिल गलत जनरेट ना हो जाए, अमाउंट कहीं गलत ना चढ़ जाए, गलत पेमेंट ना हो जाए। तो एक एग्जांपल है, देखो सबसे पहले जब हम लोगों को परचेज करना होता है, कंटेंट वाइज वन बाय वन समझते चलना। व्हेन एन एम्प्लॉय वर्किंग इन ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, लाइक वो मार्केटिंग में, ऑपरेशन या सेल्स में कहीं काम कर रहा है और वो परचेज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उसकी जॉब से रिलेटेड एक सबमिट करेगा परचेज एक्विजिशन टू ए मैनेजर फॉर अप्रूवल। अपने अभी भी देखा है, अपने को एक रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो अप्रूव करे, जो बेस्ड ऑन द अप्रूव परचेज रिसिप्ट परचेज रिक्विजिशन ए परचेज ऑर्डर इज रेस्ट। परचेज रिक्विजिशन में जो अप्रूवल हुआ उसके अकॉर्डिंग परचेज ऑर्डर बेटा जनरेट कर दिया जाएगा। द परचेज ऑर्डर में बी रेज्ड मैनुअली, परचेज ऑर्डर आप मैनुअली भी जनरेट कर सकते हो और कंप्यूटर सिस्टम से भी ले सकते हो। कंप्यूटर सिस्टम से तो परचेज ऑर्डर जो रिक्विजिशन में होगा उसके अकॉर्डिंग ले लिया जाएगा, और रेज्ड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर सिस्टम। अब ऑर्डर जनरेट हो गया, गुड्स से रिसिप्ट होगा, तो परचेज ऑर्डर इज देन सेंड टू द वेंडर। वेंडर को दे दिया जाएगा कि हमें ये परचेज चाहिए। Who will deliver the goods as per the specification mentioned in the purchase order। परचेज ऑर्डर में हमने कहा था ना गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट, कहाँ पहुंचाना है, क्या ड्यू डेट है, उस सब की डिटेल होती है। When the goods are received, अब गुड्स जब आएगा वेयर हाउस पर, the receiving staff check the delivery note। मटेरियल रिसिप्ट का जो नोट होगा उसको चेक करेगा, परचेज नंबर एटसेट्रा को चेक करेगा एंड एक्नोलेज देगा कि रिसिप्ट का कि हाँ हमें मटेरियल रिसिप्ट हो गया है। फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर चेक्ड एंड एनी अनफिट आइटम आर रिजेक्टेड एंड सेंट बैक टू द वेंडर। कोई और अनफिट आइटम हुआ तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक गुड्स रिसिप्ट नोट इज रेस्ट इंडिकेटिंग द क्वांटिटी रिसीव्ड। तो क्वांटिटी रिसीव्ड हो गया, उसका एक जीआरएन नंबर बना दिया जाएगा। वहां भी था हमारे लिए, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने वहां भी कहा था जब इश्यू कर रहे हैं हम लोग, तो बेटा ना ये देखो मटेरियल जब रिसिप्ट हो रहा है तो मटेरियल रिसिप्ट नोट और गुड्स रिक्विजिशन नंबर बेटा रिसिप्ट नंबर हमारे लिए बना दिया जाएगा कि हाँ हमें गुड्स आ चुका है, ताकि आप लोगों के लिए अब इन्वेंट्री की एंट्री चढ़ जाए और उसके बाद आप लोगों के लिए बिलिंग की एंट्री बन जाए। जीआरएन में भी रेस्ट। अब जीआरएन क्या हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है और इनपुट कंप्यूटर सिस्टम या डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम कैप्चर भी कर सकता है इंटीग्रेटेड सिस्टम से। मटेरियल आ गया तो अब इनवॉइस प्रोसेस होगा ना, वेंडर सेंड्स करेगा बेटा इनवॉइस को अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट को, अकाउंट पेबल डिपार्टमेंट इसकी एंट्री चढ़ाएगा, इनपुट द डिटेल इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। लेकिन वो वेंडर इनवॉइस को चेक करेगा ना परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कि जो परचेज ऑर्डर दिया था उसी के वही गुड आए या नहीं आए, उसी प्राइस पर आए या नहीं आए।
और फर्दर चेक करेगा वेंडर इनवॉइस इज चेक्ड विद द जीआरएन टू एंश्योर दैट उतनी ही जो रिसिप्ट डिपार्टमेंट को आई है क्वांटिटी वो उतनी ही उतनी मिली है या नहीं मिली। और इफ देयर इज कोई मिसमैच नहीं होगा परचेज ऑर्डर में, जीआरएन में और वेंडर इनवॉइस में, तो पेमेंट हमारे लिए दे दिया जाएगा। तो ये क्या था कॉन्सेप्ट, देखो परचेज करते वक्त पहले परचेज रिक्विजिशन बनाई जाती है, क्रेडिट परचेज ऑर्डर जनरेट किया जाता है कि आप गुड्स भेजिए, फिर इनपुट परचेज ऑर्डर को चढ़ा दिया जाता है और परचेज ऑर्डर कंप्लीट हमारे लिए बन जाता है। ये हुआ ए कैटेगरी, ठीक है। अब गुड्स रिसिप्ट होगा, परचेज ऑर्डर किसको देंगे हम लोग, वेंडर को, वेंडर गुड्स को हम लोगों को गुड्स की रिसिप्ट देगा और ये हमारे लिए इनपुट रिसिप्ट की इंफॉर्मेशन हमारे लिए बन जाएगी। अब क्या होगा, वेंडर ही बेटा इनवॉइस की प्रोसेस पहले वेंडर ही करेगा ना, वेंडर इनवॉइस की प्रोसेस करेगा, इनपुट करेगा इनवॉइस डिटेल को, रिकंसिलेशन इनपुट करेंगे हम लोग इनवॉइस की डिटेल को, रिकंसिलेशन करेंगे और अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट बेटा ना जनरेट कर देगा। अब अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट वेंडर को पेमेंट कर देगा। ये 4 साइकिल चलती है, 4 पॉइंट था ना परचेज का, परचेज में 4 बातें, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, क्रेडिट जनरेट करना और इनपुट करना अपने यहाँ पर सिस्टम में, और परचेज ऑर्डर को सेंड कर देना बेटा वेंडर को। वेंडर बेटा वेंडर से गुड्स हम लोगों को रिसिप्ट होगा और उसकी इनपुट की इंफॉर्मेशन बेटा हम लोग डाल देंगे। इनवॉइस प्रोसेस करेगा वेंडर, उसको हम लोग अपने यहाँ डिटेल डाल देंगे, रिकंसिलेशन चेक करेंगे कोई मिसमैच तो नहीं है, और अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट बेटा उसका फिर पेमेंट कर देगा। ये टेक्निकली बेटा हमारे लिए परचेज साइकिल पर सैंपल कंट्रोल है। सैंपल कंट्रोल का मतलब हम लोग चेक करेंगे ना, अभी पढ़ा ना हम लोगों ने एक एक डिपार्टमेंट, जैसे हम लोगों ने परचेज के टाइम पर हम लोगों ने कहा कि अप्रूवल लेंगे, ये कंट्रोल हो गया, परचेज ऑर्डर जनरेट करेंगे, ये कंट्रोल हो गया, मैनुअली भी हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली वगैरह भी ले सकता है। फिर जब गुड्स रिसिप्ट होगा तब भी तो हम लोग चेक करेंगे कि परचेज ऑर्डर नंबर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जीआरएन मिलेगी और इंडिकेट करेंगे उतना ही क्वांटिटी आया, ये जीआरएन मैनुअली वगैरह भी हो सकता है। इनवॉइस प्रोसेसिंग के टाइम भी कंट्रोलिंग होगा, वेंडर के इनवॉइस को हम चेक करेंगे कि उतनी क्वांटिटी आई है या नहीं, उतनी ही प्राइस पे है या नहीं आई है, और फिर जीआरएन नंबर के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि वो क्वांटिटी रियली में रिसीव हुई या नहीं। पेमेंट करते वक्त भी हम लोग चेक करेंगे कि नेगोशिएट करेंगे वेंडर्स के कि जो क्रेडिट है उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये सब कंट्रोल है। अब ये कंट्रोल बेटा मैनुअल भी हो सकते हैं, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं और सेमी ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। मैनुअल का मतलब तो कि मैनुअल वेरीफाई दैट द गुड्स ऑर्डर इन परचेज ऑर्डर आर रिसीव्ड। ए था बेटा आपका परचेज ऑर्डर ना, कि मैनुअली आप देखेंगे कि हाँ परचेज ऑर्डर बेटा हमारे लिए रिसीव्ड हुआ है in good quality and the vendor invoice reflect the quantity and price that are as per the purchase order। तो ABC मैनुअली हम लोग देख सकते हैं। अब देखो ABC क्या था, ए परचेज ऑर्डर मैनुअली हो सकता है, गुड्स की रिसिप्ट बेटा मैनुअली जनरेट हो सकती है, और वेंडर को बेटा हमारे लिए वो जो इनवॉइस मिल सकता है वो हमारे लिए मैनुअली मिल सकता है। ऑटोमेटेड कंट्रोल कहाँ कहाँ डालने पड़ेंगे हम लोगों को, DEF में अपने को वेरिफिकेशन के लिए ऑटोमेटेड डालने पड़ेंगे। डी इनपुट परचेज ऑर्डर, इनपुट डालोगे तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल चाहिए। ई जब आप लोग बेटा वो गुड्स रिसिप्ट को सिस्टम में डालोगे तो आप लोगों को बेटा यहाँ पर ऑटोमेटेड वाले कंट्रोल चाहिए कि सिस्टम खुद पकड़ ले कोई कमी अगर गलती आ रही है तो, और साथ ही में आप इनवॉइस को डालो तब आप लोगों के लिए सिस्टम पकड़ ले। तो क्योंकि ये तीनों काम ना बेटा हमारे लिए सिस्टम में होंगे, DEF में परचेज ऑर्डर डालना, गुड्स रिसिप्ट को इनपुट डालना, और सिस्टम में बेटा हमारे लिए यहाँ पर इनवॉइस प्रोसेसिंग को डालना, वो उन जगह हम लोगों को बेटा कंट्रोल जो चाहिए। तो ABC के टाइम तो अपने को ना, ABC क्या था, परचेज ऑर्डर जनरेट करना, गुड्स रिसिप्ट जो हम लोग बना कर देंगे हमें गुड्स मिल गया, और सी बेटा वेंडर को जब हम लोग इनवॉइस मिलेगा वेंडर से तो वो हमारे लिए हम लोग मैनुअली चेक करेंगे। मगर DEF बेटा सिस्टम में डाले जाएंगे ना, इसलिए अपने को यहाँ पर ऑटोमेटेड कंट्रोल चाहिए। परचेज ऑर्डर जब आप इनपुट डाल रहे हो, जब आप लोग गुड्स रिसिप्ट को डाल रहे हो या आप लोग बेटा इनवॉइस को डाल रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग को ऑटोमेटेड चाहिए। और सेमी ऑटोमेटेड बेटा आप रख सकते हो मैनुअली भी, और बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑटोमेटेड भी दोनों। और वो बेटा आप लोगों के लिए गुड्स रिसिप्ट E with purchase order D could be automated but the vendor invoice matching could be done manually in a reconciliation process। तो बेटा यहाँ दोनों चीजें हैं, आप ED को तो बेटा आप लोग ऑटोमेटेड में डाल सकते हो, D और E को आप लोग DEF तीनों ही बोल दूं मैं, DEF को तो ऑटोमेटेड में डाल सकते हो, और रिकंसिलेशन जब आप कर रहे हो तो वो फिर आप मैनुअली कर ले, तो फिर उस सिचुएशन को बेटा हमारे लिए भाई ABC मैनुअली, ABC और G भी बेटा मैनुअली कर दें और DEF ऑटोमेटेड करें, तो फिर ये हमारे लिए एक टेक्निकली हो जाएगा सेमी ऑटोमेटेड। तो 3 तरह का कंट्रोल हमारे लिए होता है, मैनुअली,
ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड। अब आता है सर कि आईटी कंट्रोल का इंपॉर्टेंस क्या है। आईटी, अब ऑटोमेटेड कंट्रोल जब कहेंगे तो हमारे लिए आईटी कंट्रोल होगा ना, ये किस पर होगा, मैनुअली तो नहीं होना है, सिस्टम पर होना है। तो सिस्टम ना बेसिकली दो बातों पर आपको एश्योरेंस देगा कि बेटा आप एंटरप्राइज को बेटा आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए, और बेटा आप लोगों की जो रिस्क है वो हमारे लिए मिटिगेटिंग कम की जा सके। मिटिगेटिंग रिस्क का मतलब होता है, कल भी हमने रिस्क स्ट्रेटजी में देखा था, रिस्क को कम करना। तो आईटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, आईटी कंट्रोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, अनऑथराइज चीजें ना डाल पाए, सीआईए कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी बनी रहे, बेसिकली हम लोग कहे तो वो हमारे लिए बेटा यहाँ पर कंट्रोल में रहे। स्टेटमेंट ऑफ द डिजायर्ड रिजल्ट और पर्पस टू बी अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल प्रोसीजर विद इन अ पर्टिकुलर आईटी एक्टिविटी। इम्प्लीमेंटिंग राइट टाइप ऑफ कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सही आईटी कंट्रोल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Controls provided a clear policy and good practice for directing and monitoring performance of IT to achieve enterprise objective। तो ये दो मेन रोल प्ले करता है, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। आईटी कंट्रोल प्रॉपर करेंगे तो हम हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे और रिस्क को हम लोग कम से कम कर पाएंगे। आईटी कंट्रोल बेटा प्रमोट करता है रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी एंड अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना कि चेंजिंग रिस्क एनवायरनमेंट को। प्रॉपर आईटी कंट्रोल करोगे तो रिस्क जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे हम लोग बेटा उसको मिटिगेट कर पाएंगे। Any control that mitigate or defect fraud or cyber attack enhance the organization resiliency because it help the organization uncover the risk and manage its impact। देखो क्या लिख रहा है, एनी कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल जो मिटिगेट या डिटेक्ट करता है फ्रॉड को या साइबर अटैक को, उससे ऑर्गेनाइजेशन की रेजिलियंसी बढ़ती है ना, हमारी काम करने की कैपेसिटी बेटा हमारे लिए बढ़ेगी, हम इम्पैक्ट नहीं होंगे बेटा अनडिजायरफुल इवेंट से, और हम लोग अच्छे से वर्क कर पाएंगे, और उससे हम लोग बहुत बेटर वे में रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, उसके इम्पैक्ट को हम लोग बहुत कम यहाँ पर कर पाएंगे। बस है रीडिंग लेकर छोड़ना है, कोई खास नहीं है। आईटी कंट्रोल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, आईटी कंट्रोल कैसे अप्लाई किया जाता है, तो देखो आईटी कंट्रोल दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल और एक होता है हमारे लिए एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल मैक्रो है, मैक्रो का मतलब आपका जो पूरा आईटी सिस्टम है ना, पूरा आईटी सिस्टम जो है आप लोगों का, उस पूरे आईटी सिस्टम पर जो आप कंट्रोल डालोगे वो तो कहलाते हैं जनरल कंट्रोल, और जो पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर के लिए आप लोग कंट्रोल डालोगे ना, उस कंट्रोल को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। तो आईटी कंट्रोल दो तरीका होता है, जो ओवरऑल आपका आईटी को कंट्रोल करेगा वो हमारे लिए ना बेटा यहाँ पर आईटी कंट्रोल होगा, और जो बेटा आप लोगों के लिए एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा, बेसिकली जो आप लोगों के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा, उससे हम लोग बेटा यहाँ पर एप्लीकेशन कंट्रोल करते हैं। लाइक हम हमारे मोबाइल में एक पासवर्ड डालते हैं कि मोबाइल को कोई ओपन ना कर पाए, अब जब मैं ये डाल रहा हूँ ना, तो ये तो मेरे सारे के सारे सॉफ्टवेयर को रोक रहा है, इस कंट्रोल को हम लोग बोलते हैं जनरल कंट्रोल। और कई जने एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर को भी डालते हो ना, फेसबुक का यूजर आईडी पासवर्ड अलग हो गया, या आप लोगों के लिए व्हाट्सएप का यूजर आईडी पासवर्ड डाल रखा है, वो कंट्रोल पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिस्क से बचने के लिए कि कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर ले, उस कंट्रोल को हम लोग एप्लीकेशन कंट्रोल कहते हैं। तो आईटी में बेटा हमारे लिए दो तरह के कंट्रोल होते हैं, एक होता है जनरल कंट्रोल करना जो कि मैक्रो है, पूरे आईटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और एक बेटा पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर को हमारे लिए कंट्रोल करना। 12 टाइप के जनरल कंट्रोल है और 5-7 टाइप के बेटा एप्लीकेशन कंट्रोल स्टेटमेंट टाइप है, मेन 12 टाइप के बेटा आप लोगों के लिए जनरल कंट्रोल है। तो पहले तो समझना चाहिए कि आईटी कंट्रोल का क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में होता है, एक होता है जनरल कंट्रोल और एक होता है बेटा हमारे लिए एप्लीकेशन कंट्रोल। तो जनरल कंट्रोल बेटा मैक्रो नेचर का होता है और ये पूरे आईटी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। एप्लीकेशन कंट्रोल बेटा सिर्फ स्पेसिफिक बेटा आप लोगों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। तो इंफॉर्मेशन आईटी जनरल कंट्रोल, इससे आईटीजीएस कहते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल आईटीजीएस। इससे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल भी कह सकते हैं क्योंकि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। प्रिवेड across a different level of IT environment and information system and apply to all system, सारे कंपोनेंट पर, सारे प्रोसेस पर, सारे डेटा पर हमारे लिए कंट्रोल डाला जाता है। 12 टाइप का कंट्रोल होता है। जनरल कंट्रोल डालने के लिए सबसे पहली चीज आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, कि एक पॉलिसी आप लोगों के पास होनी चाहिए जो अप्रूव की जाए बेटा सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू, और ये पूरे ऑल एरिया पर बेटा हमारे लिए यहाँ पर फॉलो हो। अब यहाँ ना जब भी आप पढ़ोगे तो सब बैंक के बारे में लिखा हुआ है टेक्निकली। अब ये बैंक के बारे में बेसिकली इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि बैंक सीबीएस सिस्टम बेटा मेन ऑटोमेटेड सिस्टम काम में लेता है,
तो ये हर जगह कंट्रोल हमारे लिए डलना चाहिए, पूरी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन किस तरीके से हमारे लिए प्रिविलेज डिफाइन किए जाएंगे, कौन बंदा कौन कौन से एक्सेस ले पाएगा, उन पर कंट्रोल किस तरीके से होगा। तो पहला काम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अगला बेटा हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेट करोगे बेटा अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, और क्लियरली डिफाइन करोगे। अभी मैंने बोला ना एक्सेस किसको मिलेंगे, कैसे उनका ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा, तो ये हम लोगों को डालना चाहिए। साथ ही में सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शन, एक ही बंदा ये सारे काम ना करे, हम बार बार कहते हैं सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। जो आईटी रिक्वायर है बैंक के लिए, सेपरेट आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटा हमारे लिए यहाँ पर ड्यूटीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट बंदों को अलग अलग काम दिए जाए। एक ही बंदे को हमारे लिए चार, हम लोगों ने एक्सेस पढ़े थे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में बेटा, हमारे लिए क्रिएट, व्यू, मॉडिफाई और एक बेटा प्रिंट हम लोगों ने कहा था। तो सबका अलग अलग बेटा सेपरेशन हमारे लिए होना चाहिए। साथ ही में मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो जो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें चाहिए ना, उन सब सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को हम लोग बेटा यहाँ पर एक्विजिशन करें और उसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारे लिए प्रॉपर एंटीवायरस चाहिए तो प्रॉपर लाना पड़ेगा ना, आप एंटीवायरस ही नहीं लाएंगे तो कंट्रोल कैसे होगा। तो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर सीबीएस आर मोस्ट डेवलप्ड, एक्वायर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। फिर आएगा हमारे लिए चेंज मैनेजमेंट। तो बेसिकली चेंज मैनेजमेंट का हमारे लिए मतलब होगा कि जैसे जैसे बेटा हमारे लिए नीड हो ना टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने की, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंजेस करने होंगे। अगर आप टाइमली चेंज नहीं करोगे, ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करोगे, तो आप लोगों के लिए कंपैरेटिव रिस्क ज़्यादा रहेगी। तो आईटी सॉल्यूशन डेप्लॉयड एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट मस्ट बी चेंज इन ट्यून विद चेंजिंग नीड एज पर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, business process, regulatory compliance requirement. These changes impact and the live environment of banking service. तो जैसे जैसे चेंज आएंगे वैसे वैसे हम लोगों को भी चेंज करना है। Hence, change management process should be implemented to ensure smooth transition to new environment covering all key changes, including hardware, software and business process. तो ये इंश्योर होना चाहिए कि जब भी चेंज कर रहे हो तो आप बहुत स्मूथली चेंजेस कर पाए। कोई नया सॉफ्टवेयर लाना पड़ रहा है या आपको लोगों का जीएसटी की रेट ही चेंज करनी मान लीजिए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना। कोई नया सॉफ्टवेयर चाहिए तो नया सॉफ्टवेयर लाओगे, कोई नया हार्डवेयर चाहिए तो नया हार्डवेयर हम लोगों को लाना पड़ेगा। साथ ही में हम लोगों को बेटा जनरल कंट्रोल करने के लिए बैकअप, रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी को एश्योर करना पड़ेगा। बैकअप क्योंकि हम पूरी तरीके से आईटी पर डिपेंड होते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन सारा सब में बैंकिंग बैंकिंग वर्ड ही मिलेगा, क्योंकि मैं सीबीएस को टारगेट लेकर ही लिखा हुआ है। तो बेटा ना बैकअप हमारे पास होना चाहिए, रिकवरी हम कैसे करेंगे वो होना चाहिए, और बिजनेस हमारा कंटिन्यूटी में चलता रहे। इसके लिए जरूरी है बेटा कि आप लोगों के लिए ना बैकअप वगैरह ऑफ साइट डाटा सेंटर पर हो। ऑफ साइट डाटा सेंटर का मतलब मान लीजिए जहां डाटा है वहीं पर मैं रख कर रखूं बैकअप भी, तो अगर डाटा बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो बैकअप जहाँ रखा हो वहां भी आग लग जाएगी ना। तो डाटा कहीं और रखो, उसका बैकअप कहीं और रखो, ताकि कभी यहाँ डाटा सेंटर पर हमारे लिए मेन आग लग जाए तो हम लोग वहां से बैकअप लेकर काम को कंटिन्यूटी में रख सकें। सही बातें देखो, आईटी में जनरल कंट्रोल के लिए सबसे पहला तो आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेट 3 आईएएस कह सकते हो, पहले 3 पॉइंट को आईएएस। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सेस एंड ऑथेंटिक सेपरेशन करेंगे बेटा हम लोग की आईटी फंक्शन का, मतलब सबको अलग अलग मिलेगा। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो जो चीज चाहिए उनको लेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जब कोई चेंज करना है तो उनको चेंजेस भी करेंगे। हमारे पास बैकअप, रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी रहना चाहिए। फिर आता है बेटा हमारे लिए प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है ना बेटा, उसे हम लोग प्रॉपर वे में डेवलप कराएं, प्रॉपर वे में बेटा उसे इम्प्लीमेंट करें, और साथ ही में बेटा हम लोग उसको काम में लें। अगर आपका प्रॉपर ही डेवलप नहीं होगा जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो बेटा फिर उसके बाद आप लोगों के लिए वो काम भी ढंग से नहीं कर पाएगा। और सबसे मेन चीज बेटा आपकी जो सॉफ्टवेयर और डाटा फाइल्स है उसमें CIA रहना चाहिए। CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्ट करने से इन्फॉर्मेशन को कि हर कोई अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए। इंटीग्रिटी, हर कोई बंदा बेटा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को इंश्योर करना चाहिए कि हर कोई बंदा बेटा उसको प्रोसेस ना कर पाए, मतलब मॉडिफाई ना कर पाए। अवेलेबिलिटी, जब चाहे तब बेटा हमारे लिए इन्फॉर्मेशन जब रिक्वायर्ड हो तब हमें मिल जाए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। फिर आता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट। जब कभी कोई हमारे लिए अनडिजायर्ड इवेंट हो जाए तो हम कैसे उसका रिस्पॉन्स करेंगे और कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसके बारे में हमारे पास पूरा प्लान होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कभी आईटी फेलियर हो जाए, मान लो कि बैंक में सॉफ्टवेयर वगैरह काम ही नहीं कर रहे, तो हमारे पास पहले से प्लान होना चाहिए कि कभी अगर ऐसा हुआ तो मैं इसके बारे में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। साथ ही में बेटा हम लोग मॉनिटर करें एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग सर्वर को,
जो भी हमारे लिए एप्लीकेशन सर्वर है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसके साथ जो भी सपोर्टिंग सर्वर है, हमने बैंकिंग में पढ़ा है बहुत सारे सर्वर काम आते हैं, डेटाबेस सर्वर, एटीएम सर्वर, बेटा मोबाइल बैंकिंग सर्वर वगैरह, तो हम लोग बार बार इनको मॉनिटर करते रहे कि प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं या नहीं है, और इंटीग्रेटेड होकर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही में वैल्यू एड एरियाज ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है बेटा जिसके साथ हम लोगों ने आउटसोर्स करा है अगर सर्विस को, तो ना बेटा हम लोग कल हमने रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ा था ना, हम लोग हमारे वेंडर्स के साथ शेयर कर सकते हैं रिस्क को, तो अगर हम लोग रिस्क को शेयर कर रहे हैं और हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटा ना आउटसोर्स कर रहे हैं, तो हम उसके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट जो करा है ना उसमें वैल्यू ऐड करते जाएं। वैल्यू ऐड करने का मतलब जो जो कमियां हमें नजर आ रही है उनको भी एग्रीमेंट में ऐड करते जाएं ताकि हमारे लिए वो भी चीजें कंट्रोल में आ सके। फिर आता है बेटा हमारे लिए यूजर की ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल पर्सोनल, हम प्रॉपर वे में यूजर को ट्रेन करें, प्रॉपर क्वालिफिकेशन हम लोग रखें जो भी हमारे लिए वहां पर सॉफ्टवेयर्स को काम में लेंगे। 12 टाइप के देखो जनरल कंट्रोल है, मीनिंग अंदर तो कोई खास नहीं है, हेड पॉइंट अपने को मेन ध्यान रखने हैं, सब बैंक के बारे में अपने को ध्यान रखना है, पहले 3 आईएएस याद रख लो, उससे लॉजिक याद आएगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, सेपरेशन करें बेटा की आईडी फंक्शन को, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंट करें, चेंज मैनेजमेंट अगर करना है तो बेटा आप लोगों को उन चीजों में चेंजेस करो, प्रॉपर वे में स्मूथली चेंज होना चाहिए, साथ ही में बैकअप रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी बेटा हमारे लिए रहनी चाहिए। फिर 6 पॉइंट बेटा हमारे लिए जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो प्रॉपर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसमें CIA रहना चाहिए, हमारे पास इंसिडेंट रिस्पांस एंड मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग सर्वर होना चाहिए, SLA बेटा में हम वैल्यू एड करें और यूजर को प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दें और क्वालिफिकेशन हमारे लिए प्रॉपर वे में रखें। फिर आता है बेटा हमारे लिए एप्लीकेशन कंट्रोल, बार बार कहना एप्लीकेशन कंट्रोल पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए होगा, 12 जो पढ़े थे ना वो तो पूरा आईटी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कंट्रोल आएगा। प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकना कि कोई अटैक ना करे, डिटेक्ट करने का मतलब अगर हो गया तो डिटेक्ट करे, जैसे एंटीवायरस होता है ना वो प्रिवेंट करता है, रोकता है कोई वायरस ना आए। किसी फाइल में अगर वायरस है तो देखा आपने लिखा हुआ आता है वायरस डिटेक्टेड, और कंट्रोल एरर करेक्ट करना, और उस वायरस को फिर वो हटा भी देता है। तो एंटीवायरस जो होता है ना वो आपका तीनों काम करता है बेसिकली। तो इसी तरीके से किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट की पॉलिसी को अपनाएं, चीजों को रोकें, आ गया है तो उसे पकड़ें और पकड़ लिया है तो उसे हटा दें। ये तीनों काम करने के लिए हम लोग पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर के लिए, तो एप्लीकेशन कंट्रोल आर कंट्रोल विच आर इम्प्लीमेंटेड इन एन एप्लीकेशन, किस चीज के लिए, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर। These control are inbuilt in the application software, ये सॉफ्टवेयर में ही होते हैं टू एंश्योर ताकि एक्यूरेट एंड रिलायबल प्रोसेसिंग हो। जैसे आप देखते हो ना किसी सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए मुझे नेम फिल करना है, नेम फिल करना है तो नेम में अल्फाबेट ही आना चाहिए, अगर आप 1 2 3 लिखने लगो ना तो वो आपको रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है कि नहीं यार ये आपका डिजिट भर नहीं सकते, यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकली आ सकता। बाई चांस आपने भर भी दिया ना तो जब प्रोसेस में फाइनल करने जाते हो ना तो वो जाने ही नहीं देता, डिटेक्ट कर देता, रोक देता है, तूने 1 2 3 भर दिया और यहाँ स्टार लगा हुआ आ जाता है, और करेक्ट करवाता है कि नहीं ये हटाओ, फिर ही तुमको फर्दर प्रोसेस पर जाने देता है। तो ये वैलिडेशन है, इनपुट वैलिडेशन है कि आप गलत चीजें नहीं डाल सकते। दीज आर डिजाइन टू, ये क्या है, इससे आपका कंप्लीटनेस, सारा चीज स्टार लगाता है ना कि भरना ही भरना है, एक्यूरेसी रहती है, ऑथराइजेशन रहती है, और वैलिडिटी ऑफ डेटा कैप्चर, ये वैलिडिटी ऑफ डेटा कैप्चर है इन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो बेटा हमारे लिए किसी एप्लीकेशन में प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट डालने के लिए हम लोग जो कंट्रोल डालते हैं उसे एप्लीकेशन कंट्रोल कहते हैं। ये इनबिल्ट होता है बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जिससे आपको एक्यूरेट एंड रिलायबल प्रोसेसिंग हमारे लिए बनती है। ये डिजाइन किया जाता है कि आप लोग कंप्लीटनेस, एक्यूरेट और ऑथराइज एंड वैलिडेट ऑफ डेटा रहे प्रोसेसिंग में हमारे लिए। कुछ एग्जांपल दिए हुए, सिर्फ कुछ एग्जांपल बेटा हमारे लिए, लाइक डाटा एडिट, तो एडिटिंग ऑफ डाटा इज अलाउड ओनली फॉर परमिसिबल फील्ड। परमिसिबल फील्ड मतलब आप एडिट किस किस में कर सकते हो, सारी चीजें एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों के लिए नेम, एड्रेस वगैरह सारी चीजें, हमने कहा एड्रेस एडिट हो सकता है, नेम एडिट नहीं हो सकता, तो ये रोक देगा ना, हर कोई नाम नहीं, हाँ एड्रेस में एडिटेड आप कर सकते हो। सेपरेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन, सबको अलग अलग रोल बाय सक्सेस कंट्रोल यहाँ पर मिलेगा, जिसके जो काम है उसको उसके अकॉर्डिंग। बैलेंसिंग ऑफ प्रोसेसिंग टोटल, वो टोटल लगा कर देगा डेबिट एंड क्रेडिट सारे ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन लॉगिंग, लॉगिंग का मतलब बेटा किसने क्या काम करा है, लोग तैयार करना, रिकॉर्ड तैयार करना है कि किस यूजर आईडी पासवर्ड ने कौन सा काम करा है।
एरर की रिपोर्टिंग करना, अगर कोई एरर हुई तो उसकी रिपोर्ट तैयार करना, और एक्सेप्शन से रिपोर्टिंग, कोई एक्सेप्शन केस हुआ है तो उसकी भी रिपोर्टिंग करना। तो देखो दो रिपोर्टिंग एप्लीकेशन कंट्रोल में बेटा 5 एग्जाम्पल है हमारे लिए। डाटा एडिट परमिसिबल जो होगा वही उन्हीं फील्ड में आप डाटा की एडिट कर पाओगे। सेपरेशन करना, बिजनेस फंक्शन को अलग अलग काम अलग अलग जने हमारे लिए करें। बैलेंस, प्रोसेसिंग टोटल को बैलेंस करना, ट्रांजेक्शन की लॉगिंग करना, एरर रिपोर्टिंग करना और एक्सेप्शन रिपोर्टिंग हमारे लिए करना। ये 5 बेटा हमारे लिए यहाँ पर कंटेंट आते हैं। तो 3 आज करते हैं, 3 क्वेश्चन फिर हम लोग कल ले लेते हैं। एक बार फटाफट से रिव्यू ले लो। हमने 3 क्वेश्चन करे। सबसे पहला तो सर कंट्रोल किसको कहते हैं? तो हमने कहा कि कंट्रोल का मतलब बेटा ना, कंट्रोल इज डिफाइंड पीपीपी, पॉलिसी प्रोसीजर practices and organization structure that are designed to provide reasonable assurance that business objectives are achieved and undesirable event are prevented, detected and corrected। ये 3 तरीका हो सकता है, मैनुअल, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, सॉरी मैनुअल, ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड। फिर हमने एक परचेज टू पे का प्रोसेस देखा, 4 काम, परचेज, गुड्स रिसिप्ट, इनवॉइस, प्रोसेस एंड पेमेंट। यहाँ पर हम तीनों तरीके के ले सकते हैं, मैनुअल कंट्रोल भी डाल सकते हैं एबीसी के लिए, डीईएफ के लिए ऑटोमेटेड डाल सकते हैं। और फिर हम लोगों ने कहा ठीक है डीईएफ के लिए ऑटोमेटेड डाल दो और जी के लिए बेटा आप लोग मैनुअली डाल दो रिकंसिलेशन के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है? 2 बातें मेन इंपॉर्टेंस है, ये बेटा आप लोगों के लिए अचीव कराता है ऑब्जेक्ट को और मिटिगेट करता है रिस्क को। 2 तरह के कंट्रोल होते हैं आईटी में बेटा, एक जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल मैक्रो लेवल पर होता है और ये ना पूरे आईटी एनवायरनमेंट पर हमारे लिए फॉलो होता है। इसको आईटीजीएस कहते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। 12 है, आईएएस से याद रखना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन, सेपरेशन ऑफ की आईटी फंक्शन। फिर आता है बेटा हमारे लिए मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ले लिया, अब मैंने चेंज करना है तो चेंज को मैनेज करो। बी, बिजनेस बैकअप, रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान हमारे पास होना चाहिए। साथ ही में हम प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट करा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, इसमें सीआईए रहना चाहिए सॉफ्टवेयर और डेटा फाइल में। इंसिडेंट का रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट हमको करना आना चाहिए। मॉनिटर करें बेटा एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग सर्वर को, वैल्यूएट करें, हमारा आउटसोर्स करा है तो एग्रीमेंट में जो जो नई चीजें और ऐड करानी वो ऐड कराते रहें और अच्छे से ट्रेनिंग दें और क्वालिफिकेशन हमारे लिए रहनी चाहिए। एप्लीकेशन कंट्रोल बेटा हमारे लिए ये इंप्लीमेंट किया जाता है किसी एप्लीकेशन पर टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर को। ये इनबिल्ट होता है एप्लीकेशन में जिससे आप लोगों का एक्यूरेसी एंड रिलायबल प्रोसेस है। 5-6 पॉइंट है यहाँ पर, जैसे डाटा एडिट परमिसिबल को ही एडिट कर पाओगे, बिजनेस फंक्शन को सेपरेट करना, बैलेंसिंग लगाना, ट्रांजेक्शन की लॉगिंग करना, एरर रिपोर्टिंग एंड एक्सेप्शन रिपोर्टिंग बेटा हमारे लिए तैयार करना। तो यहाँ तक रीड कर लो, कल बेटा बाकी के 3 करके इसको फिनिश करें।